नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम विश्व के भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपीपीएससी और पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो देख लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी डेट याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और उसका कारण होता है कि जो सूर्य की स्थिति होती है विषुवत रेखा पर बिल्कुल लंबवत होती है। सूर्य की स्थिति दोनों तिथियों पे विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इसके कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, 21 मार्च को जो बोलते हैं वसंत विषु बोलते हैं। 21 मार्च के दिन को क्या बोलते हैं? वसंत विषु। और 23 सितंबर के दिन को शरद विषु बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वसंत विषु की स्थिति कब होती है? तो वसंत विषु की स्थिति हमने देखा था 21 मार्च को होती है और 23 सितंबर को शरद विषु की स्थिति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा किस तिथि को चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है? तो जो चंद्र ग्रहण लगता है वो पूर्णिमा को लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि इस दिन क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, चंद्रमा और चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या होती है? पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरती है। और ये सिर्फ पूर्णिमा को ही संभव होता है। किस दिन संभव होता है? पूर्णिमा को संभव होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा को लगती है, ये याद रखिएगा। समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो एक बार हम इसकी डिटेल समझते हैं। ज्वार का जो अर्थ होता है ऊपर उठना, ज्वार का अर्थ होता है उठना, और भाटा का अर्थ होता है नीचे गिरना, नीचे गिरना या सिमटना। और समुद्र का पानी दिन में एक या दो बार निश्चित समय के अंतराल में ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो उसके ऊपर उठने की क्रिया होती है, पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है वो भाटा कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे पूछा है समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना नीचे गिरना, तो ये ए और बी दोनों कहलाएगा। ज्वार भी कहलाएगा, भाटा भी कहलाएगा। जो ऊपर उठने की क्रिया कहलाएगी ज्वार, और पानी के नीचे गिरने की क्रिया या सिमटने की क्रिया क्या कहलाएगी? भाटा कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सिलिका पाया जाता है। कौन सा तत्व? सिलिका। और ये जो भूपर्पटी होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ठोस परत और बाहरी परत होती है। इसमें सिलिका के साथ एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिलिका के साथ क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। इसलिए इन दोनों इस परतों को क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये याद रखिएगा कि सियाल किस परत को बोला जाता है? तो भूपर्पटी वाली परत को बोला जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसको देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में निकेल पाया जाता है, निकेल प्लस Fe पाया जाता है। और ये क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक रहता है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो निकेल और Fe, इसलिए इस परत को क्या बोला जाता है? Ne प्लस Fe, Ne और Fe परत भी बोला जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र को क्या बोला जाता है? Ne Fe परत। और ये इसकी जो लंबाई होती है वो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर के बीच की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग है? तो निम्न में से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के, यदि हम ऑप्शन में देखें तो भूपर्पटी विभाग है, मेंटल विभाग है, क्रोड विभाग है। पृथ्वी की जब हम आंतरिक संरचना की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि जो ऊपरी परत होती है ये भूपर्पटी कहलाती है, जो मध्य वाला पार्ट होता है ये मेंटल कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो क्रोड कहलाता है। इसकी लंबाई जो समानता 30 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी लंबाई जो भूपर्पटी से नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर तक माना जाता है, और इसकी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर माना जाता है। तो इस तरह से ये तीनों ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग हैं। इसको डिटेल से भी समझ लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता होती है? तो पृथ्वी की रचना में ऑक्सीजन की बहुलता होती है। पृथ्वी की संरचना में, पृथ्वी की में देखा जाए तो सबसे अधिक ऑक्सीजन की बहुलता होती है तत्व में, और ये लगभग 46.6% पाया जाता है। कितना? 46.6%। यदि एल्युमिनियम की बात करें तो ये 8.1% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र में जल पाया जाता है? सभी को पता है पृथ्वी के 71% भाग में
जल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आकाशगंगा को यदि यहां पे देखें तो सर्पिलाकार, आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? सर्पिलाकार। इसे मिल्की वे भी बोलते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे भी बोलते हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारे होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारे होते हैं, इसे मिल्की वे भी बोलते हैं। और इसकी आकृति जो होती है वो सर्पिलाकार होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्य का सबसे निकटतम तारा। सूर्य का जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? तो ये सूर्य होता है। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा होता है सूर्य होता है। और इसकी जो औसत दूरी होती है पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है, ये याद रखिएगा। इसकी जो औसत दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल है? तो देखते हैं सूर्य, उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह, ये तीनों ही खगोलीय पिंड में शामिल है, तीनों ही खगोलीय पिंड में शामिल है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो आकार के अनुसार जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है वो बुध होता है। कौन सा ग्रह होता है? बुध। और जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, ये भी याद रखिएगा। बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से होता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को जो एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा कर पाता है? तो जो शनि ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में? 29.5 वर्षों में पूरा कर पाता है। 29.5 वर्षों में पूरा कर पाता है। और यदि शनि ग्रह की बात करें तो यह बृहस्पति का पिता बोला जाता है। शनि ग्रह को क्या बोला जाता है? बृहस्पति का पिता, सर्वाधिक चपटा ग्रह है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, तो ये भी याद रखिएगा। और शनि सूर्य से की दूरी के अनुसार से 6वें नंबर का ग्रह है। और ये कितना 29.5 वर्ष में अपनी परिक्रमा सूर्य से की पूरी कर पाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 8.16 मिनट लगते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होता है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? तो एंडीज यदि पर्वतमाला की बात करें तो यह है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट देख लेते हैं माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो माउंट एल्बर्ट है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। और ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, ये भी याद रखिएगा। जो माउंट एल्बर्ट है वो कहाँ? रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। कितनी है? किलिमंजारो। और यदि हम एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। एशिया की भी बात कर लेते हैं, एशिया की माउंट एवरेस्ट है। यदि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो एकांकागुआ है दक्षिण अफ्रीका के। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मैक फिनले है। यूरोप की बात करें तो एल्ब्रुस पर्वत है। अंटार्कटिका की बात करें तो विसन मैसिफ है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोदिस्को है। तो ये भी याद रखिएगा, जो 7 महाद्वीप है उनकी सबसे ऊंची चोटियों के नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है और ये भारत में है। और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये नेपाल में है।
और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 और दूसरे नंबर की चोटी K2 है, वो भारत में है, 8,611 मीटर की ऊंचाई रखती है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट मैकिले कहाँ स्थित है? तो जो माउंट मैकिले है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिले कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जो आल्पस पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है, और ये कहाँ है? यूरोप में है। किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? तो यहाँ के जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फ्यूजीयामा ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए प्रसिद्ध है, और ये जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। और यदि फ्यूजीयामा की बात करें तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या कहलाता है? काफी समय तक शांत रहने के बाद अचानक लावा उगलने लगना। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या कहलाता है कि काफी समय तक वो ज्वालामुखी शांत रहते हैं और फिर अचानक लावा उगलने लगते हैं, तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ये फ्यूजीयामा उसी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है जो जापान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये हमने पहले भी देख चुका है। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो जो किलिमंजारो पर्वत चोटी है ये तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ पे? तंजानिया। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 5,895 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पूरे महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और ये 8,848 मीटर है। दक्षिण अमेरिका की बात कर लें तो एकांकागुआ है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, 6,960 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मैककिनले है, डेनाली जिसे बोला जाता है, 6,168 मीटर है। अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो है, ये 5,895 मीटर है। यूरोप की बात कर ले तो ये एल्ब्रुस पर्वत है, 5,642 मीटर है। इसके अलावा यदि हम अंटार्कटिका की बात करें तो फिशन मैसिव है, जिसकी ऊंचाई जो है 4,892 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2,228 मीटर है। इस तरह से जो सातों महाद्वीप हैं उनकी हमने सबसे ऊंची चोटियों के विषय में चर्चा कर लिया। इस तरह से हमने विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की लिंक और लोगों को मिल पाए, इसका बेनिफिट भी और लोगों को मिल पाए, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।